हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और अभी जो हम रिसेंट नया शुरू करने वाले हैं हमारी शॉर्ट वीडियो के अलावा इस चैनल पे, वो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, थ्योरेटिकल क्लासेस शुरू हो रही है और जो पहला टॉपिक है वो है हमारा रेडियो एक्टिविटी। पार्ट्स में टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, जैसे कि इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड वी विल आल्सो डिस्कस डीके कांस्टेंट। ठीक है, और इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे हाफ लाइफ, मेन लाइफ, रेडियो एक्टिव सीरीज़ क्या होती है, कौन सी होती है, और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है, ट्रांजिएंट सेक्युलर इक्विलिब्रियम वो। और उसके बाद वाली क्लास में हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ डिके। तो इस तरीके से जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से मैं क्लियर करवाने वाली हूँ आपके। बिल्कुल ईजी से ईजी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे इन वीडियो के अंदर। ठीक है, जो नोट्स हैं वो बिल्कुल मेरे हैंडमेड है, इजी लैंग्वेज में है, तो बहुत जल्दी से मैं आपको समझ में आ पाएंगे जितना मैंने कोशिश करी है। ठीक है, तो आज की ये जो पहली क्लास है, ये जो थ्योरेटिकल क्लास है, वो सिर्फ आपको ओनली मेंबर्स पे ही मिलेगी। और जो आज की जो पहली क्लास है वो हमारी है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी पे। इसके अलावा हमने वन शॉट वीडियो भी देखे होंगे मेंबरशिप वाली क्लासेस में। ठीक है, वो तो हैं, ठीक है, उनको तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन अभी ये नया हमने किया है शुरू, दैट इज़ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे इसके अंदर। तो कोई भी ऐसा थ्योरी, जैसे किसी ने कमेंट किया था एक्चुअली मोड्स ऑफ डिके, तो उसी कमेंट के बेसिस पे हम रेडियो एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। तो हम पूरी थ्योरेटिकल, तो पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स में आएगा ये आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो नेक्स्ट ये आपका थ्योरेटिकल सेशंस वाला मैंने सोचा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वैसे ही अगर किसी और को भी कुछ ऐसा है कि हाँ इस पे मुझे थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट करें, नेक्स्ट थ्योरेटिकल सेशन हम उस पर लेंगे। ठीक है, तो आज की हम क्लास में पहली जो क्लास है रेडियो एक्टिविटी की, क्लास 1, वो है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो करते हैं हम डिस्कस। नोट्स अवेलेबल हैं पूरे प्रॉपर। ठीक है, बिल्कुल हैंडमेड नोट्स हैं जिसको इस तरीके से क्लास में रिप्रेजेंट करने के लिए आई गेस कि ये बिल्कुल अच्छा सा तरीका है, समझ में आएंगे आपको, इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिना वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय हेनरी बेक्यूलर इन 1896। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फिनोमिना है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर फिनोमिना में भी क्या होता है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे इसको पूरा। सबसे पहले हम चलेंगे इसकी डिस्कवरी के टूवर्ड्स। ठीक है, तो हेनरी डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी वाइल वर्किंग ऑन यूरेनियम सॉल्ट। अब तक सबको ये पता था कि जो हेनरी बेक्यूलर ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कब करी, 1896 में, और किसने करी, हेनरी बेक्यूलर ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कैसे करी, जब वो यूरेनियम सॉल्ट पे वर्क कर रहे थे। तो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब क्या हुआ था, कैसे इन्होंने डिस्कवर की थी रेडियो एक्टिविटी को। देखो, तो बैक्यूरल ने क्या किया कि कुछ यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक पेपर में रैप्ड करके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिए। ठीक है, और उस प्लेट को कहाँ पे रख दी, डार्क रूम के अंदर। ठीक है, कुछ यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक पेपर में रैप किया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर और उसको डार्क रूम में छोड़ दिया। उसके बाद जब उसने उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया तो उसने देखा कि भाई प्लेट तो अफेक्टेड है। उसने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कुछ दूसरे सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम के साथ। तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो यूरेनियम और जो उसकी सॉल्ट है वो एक कोई इनविजिबल रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि पेपर से पास हो सकती है, वुड, ग्लास, इन सब से पास भी हो सकती है। ठीक है, एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट। इसके अलावा फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर ही रही है उसके। एंड लेटर दिस रेडिएशन वर फाउंड टू हैव अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो आई बात समझ में, उन्होंने क्या किया, यूरेनियम सॉल्ट पे काम कर रहे थे तो उन्होंने गलती से यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक पेपर में रैप करके फोटोग्राफिक प्लेट पे छोड़ दिया। जब उन्होंने डार्क रूम में ये छोड़ा, आके उसको डेवलप किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि प्लेट अफेक्टेड है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उन्हें फिर पता पड़ा कि यूरेनियम और जो उसकी सॉल्ट है वो कुछ इनविजिबल रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, उसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट इमिट हो रही है। इस इनविजिबल रेडिएशन की जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्हें पता पड़ा कि ये पेपर, वुड, ग्लास, इन सब से इमिट कर पा रहे हैं, मतलब पेनिट्रेबल है, पेनिट्रेशन पावर है इनमें। उसके बाद ये रेडिएशन वर फाउंड टू हैव अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन, इनको ये नाम दिया। ठीक है, इनके बारे में हम मोड्स ऑफ डिके में बड़े अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो डिस्कवरी हो गई आपकी क्लियर, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसने करी थी और कब करी थी। नेक्स्ट है डेफिनेशन, होता क्या है रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यूक्लियाई अंडरगो डिसइंटीग्रेशन एंड एमिट्स आइदर अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशंस। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिससे जो न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होगा। जब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है किसमें, इनटू एनी स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कि उसे एक अच्छी मंजिल तक जाने के लिए डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है कि अब पहुँचूंगा। और जब वो प्रोसीजर चल रहा है ना, जब वो डिसइंटीग्रेट करता जा रहा है तो क्या हो रहा है, या तो वो अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशन ये सब इमिट हो रही है उनसे। ठीक है, ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव प्रोसेस के दौरान जो एटम है, भाई एटम में ही तो न्यूक्लियाई है, तो एटम का न्यूक्लियाई तो डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है और इन पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। तो रेडियो एक्टिव प्रोसेस के दौरान ये जो एटम है वो अपना एटॉमिक नंबर और केमिकल आइडेंटिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, द एटम चेंजेस इज एटॉमिक नंबर एंड केमिकल आइडेंटिटी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन MCQ आया हुआ था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। तो ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव प्रोसेस ये जो एटम है उसने अपना एटॉमिक नंबर चेंज किया, क्योंकि भाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जब ये इमिट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हुआ और उसकी केमिकल आइडेंटिटी भी चेंज हुई। ठीक है, एक एटम था, अनस्टेबल न्यूक्लियाई था, दैट परफॉर्म्स रेडियो एक्टिविटी इज ओल्ड आर रेडियो आइसोटॉप। मतलब कि जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब जो उसका पहला है वो तो क्या हो जाता है, ओल्ड रेडियो आइसोटोप। तो जो इनिशियल एटम है जो डिसइंटीग्रेट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, पेरेंट, और जो इसके बाद जो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो क्या हो जाता है, डॉटर। ठीक है, क्लियर है। एन एटम विद अनस्टेबल न्यूक्लियाई डेट परफॉर्म्स रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल न्यूक्लियाई तो रेडियो एक्टिविटी करेगा, जिसके पास पहले से स्टेबिलिटी है वो क्यों बचेगा, लेकिन नहीं, वो अनस्टेबल है, वो रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा स्टेबिलिटी के लिए, तो वो क्या हो जाता है, रेडियो आइसोटोप। ठीक है, और जैसे कि पेरेंट्स पूरा अपना एफर्ट लगाते हैं और आउटकम किसको मिलता है उसका, पूरा जो डॉटर सन्स जो उनके बच्चे हैं उनको, ठीक है, चिल्ड्रंस को, वैसे ही है। तो जो इनिशियल एटम जो कि डिसइंटीग्रेट होने लगा उसको हमने बोल दिया पेरेंट, और जो एंड प्रोडक्ट है उसको हमने क्या बोला, डॉटर। ठीक है, आई बात कंसेप्ट समझ में कि रेडियो एक्टिविटी एग्जैक्ट होता क्या है। आई होप कि ये जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब रेडियो एक्टिविटी है तो सही, लेकिन इसी भी टाइप्स होते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो देखते हैं। ठीक है, ये जो नेचुरल और आर्टिफिशियल वर्ड है ये तो बिल्कुल कॉमन है हमारे माइंड में। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेज सच एज अल्फा बीटा एंड गामा बाय हैवी एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एग्जाम्पल है, ये रेडियम आएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल रेडियम 226। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि जो फिनोमिनन है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेस का मतलब क्या हो गया कि जो हैवी एलिमेंट्स है, कौन से हैवी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, उनमें से खुद से नेचुरली, ठीक है, मतलब हमें कुछ पुश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से स्पॉन्टेनियसली मतलब नेचुरली उसमें से इन अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन इमिट हो रही है। तो मतलब नेचुरली रेडियो एक्टिविटी होती जा रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो कि किस में हो जाती है, रेडियम 226 एक नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि इतना हैवी है, कि इतना ज़्यादा हैवी है कि उसमें से निकलता ही जाएगा। मतलब कि मैंने किसी डब्बे में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ भर दिया है, ओवरलोड कर दिया है, तो उसमें से स्पॉन्टेनियसली निकलता जाएगा, मुझे कुछ एफर्ट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ग्रेटर देन 82 ही क्यों हैवी एलिमेंट्स में आते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। देखो, तो जो भी ऐसे एलिमेंट्स है जिनका 82 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो उनका न्यूक्लियाई क्या हो गया, मैसिव हो गया, मतलब उनके पास बहुत सारे, ठीक है, इट कंटेन्स टू मैनी प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं उनके पास। ठीक है, अब ये प्रोटोन एक बहुत सारे प्रोटॉन्स हो गए इनके पास। अब ये प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटोन क्या कर रहे हैं, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन कर रहे हैं। अब ये इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स हो गए, एक दूसरे को फैलाते रिपल्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट हो तो भाई क्या हो कि ये इतना मैसिव ना रहे, लेकिन इसके पास क्या हो गया, प्रोटॉन से वो रिपल्शन होते जा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इनको इकट्ठे करके, इनको बांधे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए, इसलिए वो नहीं बांध पाता है, और इनमें क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है,
क्लियर है। जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, रेडियम 226। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय क्यूरी एंड जॉलियट इन 1934। जो आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो रहे थे वो तो भाई नेचुरली होते ही जा रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने क्यूरी एंड जॉलियट ने 1934 में आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस का मतलब जो कि फोर्सफुली मैंने कुछ करवाया है, वो कंसेप्ट लेके आए। तो इन्होंने क्या किया कि व्हेन दे वर स्टडिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लाइट एलिमेंट्स बाय अल्फा पार्टिकल, भाई कैसी हुई इसकी डिस्कवरी भी वो भी देख लेते हैं। जब ये क्या पढ़ रहे थे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ लाइट एलिमेंट्स, ठीक है, लाइट एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था अल्फा पार्टिकल से, तो उन्होंने ये पता लगाया कि जब लाइट एलिमेंट्स जैसे कि बोरोन और एल्यूमिनियम व बॉम्बर्ड विद अल्फा पार्टिकल, जब हम इन लाइट एलिमेंट्स को अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बर्ड कर रहे हैं, टकराव हो रहा है इनका, तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो अब स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, ठीक है। पहले नेचुरली में तो क्या हो रहा था कि वो खुद से डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, लेकिन अब हमने पहले न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाया, पहले हमने उस न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाया, फिर उसके बाद वो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि कोबाल्ट 69, जब मैं कोबाल्ट 59 में न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया मैंने, तब हमारे पास क्या आया, कोबाल्ट 60। नाउ दिस कोबाल्ट 60 इज स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेटेड एंड इमिट्स रेडिएशंस, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। डिफरेंस समझ में आया। नेचुरली तो क्या है भाई, नेचुरली उसमें से इतना मैसिव न्यूक्लियाई है उनका कि उसमें से निकलते जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पा रही है इतने सारे प्रोटॉन्स को। और आर्टिफिशियल में क्या हुआ कि पहले इसने उसको अनस्टेबल बनाया, नाउ दिस आर स्पॉन्टेनियसली डिकेइंग, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल याद रखना, नेचुरली रेडियम 226 एंड आर्टिफिशियली कोबाल्ट 60। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डीके कांस्टेंट, ये भी ज़रूरी है। डीके कांस्टेंट किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड एंड सॉडी, ठीक है। क्या होता है डीके कांस्टेंट, रेट एट विच अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल डिसइंटीग्रेट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। रदरफोर्ड एंड सोडी ने ये पता लगाया कि जो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो फिजिकल और केमिकल कंडीशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। उनके लॉ ने ये बताया कि जो नंबर ऑफ एटम जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। इनके लॉ ने ये बताया कि जो नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट्स हो रहे हैं यूनिट टाइम में, वो प्रपोर्शनल है किसके, कि उस इंस्टेंट पे जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट है, जिसके ये इक्वेशन है जो कि हम बहुत टाइम से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं तो बेसिक से, है ना। तो लेट एन बी द नंबर ऑफ एटम्स एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड डी एन एटम डिसइंटीग्रेटेड इन अ टाइम डी टी, देन माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन, ठीक है। एंड माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, जहाँ पे लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, और इसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डीके कांस्टेंट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग एटम्स दैट डिकेस पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एन है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ना माइनस का साइन कैसे आया, ये तो समझ में आ गया कि रदरफोर्ड एंड सॉडी ने ये तो बता दिया कि ये ऐसे इसके प्रपोर्शनल है, लेकिन ये क्या होते जा रहे हैं, एन इस टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली डिके होता जा रहा है। तो नेगेटिव साइन से हमने ये इंडिकेट किया। यूनिट क्या हो जाती है इसकी, सेकंड इनवर्स। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन के पास आया हमारे पास ये एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। एन नॉट क्या हो गया, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ई बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, और टी इज टाइम। तो इस इक्वेशन ने क्या बताया, दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ गिवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लीव्स एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ठीक है, जो कि आपको इस ग्राफ में भी दिखाई देगा, ठीक है। इस इक्वेशन ने बताया कि जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, वो टाइम के साथ ठीक है, मतलब वो पूरा टाइम के साथ रैपिडली डिके हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम लिव्स एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये जैसे कि ये है इसका डिके कर्व, थोड़ा धीरे दिख रहा होगा, ठीक है। डिके कर्व ऑफ रेडियो आइसोटोप
इन अ लीनियर ग्राफ, ये लिख रहा है इन अ लीनियर ग्राफ। तो देखो ग्राफ क्या है, रिमेनिंग एक्टिविटी एंड टाइम। तो ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है। एक्टिविटी जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रही है। इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ से हमें ये पता पड़ा डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस एट अ वेरी रैपिड रेट इनिशियली विथ ग्रेजुअल लैप्स ऑफ टाइम इट डिक्रीजेज स्लोली एंड रीच जीरो। सबसे पहले ये डिसइंटीग्रेट हो रही है बहुत रैपिडली, ठीक है। सबसे शुरू में तो क्या हो रही है, रैपिडली डिसइंटीग्रेट हो रही है विद ग्रेजुअल लैप्स ऑफ टाइम। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये क्या हुई, स्लोली डिक्रीज हुई और उसके बाद एंड रीचेज जीरो। अच्छा ये ध्यान दो कि ये जो ग्राफ है वो देखो, ये जो कर्व बता रहा है ये जीरो पे नहीं जा रहा, मतलब ये यूँ जाके न्यूट्रल हो रहा है। मतलब ऐसे ग्राफ, ऐसा नहीं कि ये इसके बाद यहाँ चला गया, नहीं, एंड रीचेज टू जीरो, मतलब यहाँ से ये कांस्टेंट होता जा रहा है ऐसे, ठीक है। क्लियर है। थ्योरेटिकली इसने तो ये बोला भाई, प्रैक्टिकली ऐसा है कि डिसइंटीग्रेशन हुआ इनिशियली विद ग्रेजुअल लैप्स ऑफ टाइम इट डिक्रीजेज स्लोली एंड रीचेज जीरो। थ्योरेटिकली एन इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट ऑल द एटम्स, मतलब कि नहीं पता। ये देखो यहाँ पे ये जीरो पे पहुंचा ही नहीं है, यूँ जा रहा है, कांस्टेंट है। इस थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम चाहिए, मतलब पता ही नहीं कितना टाइम चाहिए सारे एटम्स को डिसइंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है हम उसको यूँ रखते हैं, है ना, कि नहीं पता हमें थ्योरेटिकली, इट डिडंट रीच जीरो, थ्योरेटिकली एन इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट ऑल द एटम्स, ठीक है। क्लियर है। पूरा ग्राफ अच्छे से समझ में आया। मैंने कोशिश करी है ऐसे, जैसे नेगेटिव बताया, ये बताया कि ये ग्राफ ऐसे क्यों रहता है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो है, ये जो थ्योरी जैसे जो BRT DRT के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये था पार्ट 1। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरीके का डाउट है तो जल्दी से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं बिल्कुल आपको बताने के लिए अवेलेबल हूँ। सबसे पहले मैंने आज की क्लास में बताया कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, फिर मैंने बताया कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, हमने इसके टाइप्स पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि डीके कांस्टेंट क्या होता है। डीके कांस्टेंट इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि ये ज़रूरी है, और डीके कांस्टेंट, ठीक है, इसका शॉर्ट नोट आ जाता है भाई थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के अंदर, ठीक है। थ्योरेटिकल जो वो प्रॉपर सब्जेक्टिव वाले पेपर्स होते हैं उसके अंदर इसका शॉर्ट नोट आ जाता है, तो वो भी आप इसमें प्रॉपरली लिख सकते हो। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है विथ इक्वेशन के साथ। ग्राफ मैंने आपको बताया है, अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव में आप ग्राफ बना के आते हो तो इट विल गेन योर मार्क्स फॉर श्योर, ठीक है। ग्राफ को आप नीचे एक्सप्लेन करते हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही, उनके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मतलब वो और अच्छे से MCQ सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो भी आपको ऐसे स्टूडेंट पता है जो BRT DRT के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनसे बिल्कुल ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है। जैसे जैसे रीच होगी वैसे वैसे हम और ज़्यादा उनके भी टॉपिक्स एक्सप्लोर करते जाएंगे, जिससे आपको भी बेनिफिट होगा। MCQs तो हमारे चल ही रहे हैं नॉर्मली, और थ्योरेटिकल सेशंस भी चलाएंगे, तो आई गेस कि बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी ऐसे सब्जेक्टिव प्रिपरेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बिल्कुल वीडियो शेयर करिएगा। पार्ट 1 में हमने ये सब देख लिया है। पार्ट 2 में आपको मिलने वाला है हाफ लाइफ क्या होती है, मेन लाइफ क्या होती है, रेडियो एक्टिव सीरीज़ क्या होती है, कौन कौन सी होती है, और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम और उसके टाइप, दैट इज़ ट्रांजिएंट और सेक्युलर इक्विलिब्रियम। पार्ट 3 में आपको मिलने वाले हैं मोड्स ऑफ डिके, जो कि बोथ MCQs और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 3 में, ठीक है। पार्ट 1 आज अपलोड हो चुका है। कोशिश करूँगी जल्दी डालने का, बट अभी थोड़ा सा टाइम गैप आ जाएगा बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स, है ना। तो कंटेंट तो बिल्कुल रेडी है, बट थोड़ा सा बिज़ी के कारण थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी पार्ट 2 में। लेकिन हाँ, उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल टाइम से आ जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए, मैंने नेक्स्ट टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर सोच रखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी नेक्स्ट टॉपिक पे इंस्टेंटली कुछ और, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और बताएं ही कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं कंटेंट रेडी करते जाऊं। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि DRT BRT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।